हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन। सब लोगों का फिर से स्वागत है और हम चल रहे हैं हमारे आज के अगले टॉपिक की तरफ। दैट इज, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था अबाउट हाउ द नेशन इज चेंजिंग। ओके, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म एंड सो ऑन, राइट। और अब हम चल रहे हैं अपने अगले सेशन की तरफ, अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। ओके, दैट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, जिसको हम एक टर्म से समझते हैं नेशनलिज्म, और जिसको और एक टर्म के साथ जोड़कर देखा जाता है फासिज्म, या एक टर्म और मिलता है नाजिज्म। ओके, सो अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, राइट। हु इज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री? बहुत सिंपल सी बात है ना भाई, जहां रहते हैं, जहां का खाते हैं, जहां की आईडी कार्ड है, उस कंट्री के सिटीजन है। एक बहुत जनरल एस्पेक्ट है ये, बहुत जनरल कंटेक्स्ट, राइट, सिटीजनशिप का। बट एक चीज है, सबसे पहले चलो बिलो नाजी, फासिज्म, नेशनलिज्म एंड देन सिटीजनशिप, मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। नाजिज्म एंड फासिज्म, तो एक चीज है नाजिज्म, या फिर दूसरा एक टर्म यहां पर अगर हम लिखें, जिसको हम कहते हैं फासिज्म। ओके, सो नाजिज्म और फासिज्म, ये क्या चीज है? नाजिज्म मतलब सिंपली, यस, इट स्टार्टेड इन जर्मनी फ्रॉम द पर्सन नोन एज एडोल्फ हिटलर। फिर उसके बाद फासिज्म, ये कहां से शुरू होता है? इसकी शुरुआत होती है प्रॉपरली इटली से। इसको स्टार्ट करने वाले जो इंसान थे, उनका नाम था बेनिटो मुसोलिनी। ओके, मुसोलिनी और एडोल्फ हिटलर, ये दो नाम है हमारे पास। दोनों का मीनिंग क्या होता है, पहले मीनिंग समझ लेते हैं। दोनों का मीनिंग कॉमन है। ओके, दे बोथ आर हैविंग दिस कॉमन मीनिंग, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीम नेशनलिज्म। क्या कहते हैं? एक्सट्रीम नेशनलिज्म, कि देश से बढ़कर, देश से ऊपर, देश की कानून व्यवस्था, देश के संविधान, देश के लोग, नेशनल इंटरेस्ट, इससे ऊपर कुछ नहीं है। सिंपली एक लाइन में, नथिंग, नथिंग अबव नेशनल इंटरेस्ट, दैट्स इट। नथिंग अबव नेशनल इंटरेस्ट। कुछ भी हो जाए, नेशनल इंटरेस्ट के साथ किसी भी टाइप का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कम वॉट में, एट एनी कॉस्ट, एट एवरी कॉस्ट, राइट। लाइक एज वी डिस्कस अबाउट द नेम, इनका नाम था मैकियावेली। मैकियावेली की एक बड़ी फेमस बुक निकल कर आई। बुक का नाम था द प्रिंस। उस द प्रिंस बुक के अंदर मैकियावेली ने एक टर्म बहुत ही सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया, दैट हु इज अ वाइज प्रिंस। वाइज प्रिंस से मैकियावेली का क्या कंटेक्स्ट था? सो अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, वाइज प्रिंस इज समवन who takes care of the nation, who takes care of the masses, not just like a philosopher, but like a guardian. The prince should be aware with economics, with fair market practices, fair market policies. The prince should also be having the strength and courage to lead the forces. The prince should also be aware that yes, there are different genders living in one single society and they are having their own different needs, right? So ये कहानी थी वाइस प्रिंस की, जो किसने बोला? मैकियावेली ने बोला। मैकियावेली ने ये बात और बोली कि what could be politically correct could not be ethically correct.
या व्हाट कुड बी एथिकली करेक्ट कुड नॉट ऑलवेज बी पॉलिटिकली करेक्ट एज वेल। और इसी एक टर्म के ऊपर तैयार हुआ है नाजिज्म या फासिज्म। सिंपल शब्दों में ना जो शुरुआत हुई है वो यहां से हुई, जिसको हम कहते हैं फासिज्म से। फासिज्म से बना है नाजिज्म। नाजिज्म फासिज्म का एक क्या बोलते हैं ऑफशूट है। ओके, बस यूं कह लो कि अगर वो इटली में है तो वो नाजिज्म हुआ, अगर वो जर्मनी में है, सॉरी, अगर वो इटली में है तो फासिज्म हुआ, और अगर वो जर्मनी में है तो वो नाजिज्म हुआ। ठीक, इसमें इन्होंने क्या बोला, दोनों में एक पॉलिसी जो हमें देखने को मिली है वो क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ मिलिट्री। दोनों ही बात कर रहे थे कि देयर शैल बी अ रूल, ओके, देयर शैल बी अ रूल दैट शुड बी ऑथोरिटेरियन इन नेचर या फिर टोटलिटेरियन इन नेचर। ऑथोरिटेरियन इन नेचर या फिर टोटलिटेरियन इन नेचर, है ना। डिक्टेटर होगा कि नहीं होगा बाद में देख, लेकिन हाँ, सुप्रीमेसी ऑफ मिलिट्री होनी चाहिए। देयर शैल बी द सुप्रीमेसी ऑफ मिलिट्री। मिलिट्री शुड बी सुप्रीम, should be equipped with the most advanced state of the art modern equipment, right, cutting edge technology whatsoever. If you have कभी अगर आप मूवीज देखने का शौक रखते हैं या हॉलीवुड की मूवीज देखने का शौक रखते हैं स्पेसिफिकली, तो आपने उसमें एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है कैप्टन अमेरिका। मार्वल की एक बड़ी फेमस मूवी है कैप्टन अमेरिका। तो उस कैप्टन अमेरिका मूवी के अंदर दिखाया है एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है हाइड्रा, कि किस तरीके से जर्मन्स हाइड्रा बना रहे थे। यू माइट फील सरप्राइज एंड शॉकिंग टू नो दिस एट द वेरी सेम टाइम कि हाइड्रा एक सुपर सोल्जर्स की फोर्स थी जो कि सिर्फ और सिर्फ मूवी में नहीं थी। हिटलर वाकई में अपने साइंटिस्ट्स को प्रेशराइज कर रहा था, प्रेशर क्रिएट कर रहा था कि आप ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढिए जो कि दुनिया आज तक नहीं जानती कि क्या नाजी लोगों ने, ये जो नाजी पार्टी थी जर्मनी की, क्या उनके साइंटिस्ट ने क्या सच में ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढ लिया था। क्योंकि उड़ती उड़ती अफवाहें बहुत हैं, ध्यान रखना, अफवाहें, ठीक, रूमर्स, मिसकंसेप्शंस मार्केट में तुरंत ऐसे हवा से तेज रूमर्स फैलते हैं, हम सबको पता है। तो कहानी क्या है, कहानी ये है कि एक सुपर सोल्जर्स की फौज जिनकी कैपेबिलिटी आम इंसानों से ज्यादा थी, जिनका स्टैमिना, जिनकी रनिंग स्पीड, जिनकी पावर लिफ्टिंग कैपेसिटी आम इंसानों से ज्यादा थी, जिसके ऊपर ये मूवी तक बनी है कैप्टन अमेरिका। कि भाई कोई एक ऐसी दवाई तैयार कर लो, कोई ऐसा कोई डोज तैयार कर लो, कोई ऐसा फॉर्मूला तैयार कर लो जो इंसान की बॉडी में लगा दिया जाए तो वो सुपर हो जाए थोड़ा सा। तो ऐसा कहते हैं कि हिटलर इस पर प्रॉपर रिसर्च करवा रहा था। जितने भी उसके पास जर्मन साइंटिस्ट थे उस जमाने में मौजूद, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे, उनसे वो कह रहा था कि आप अब तैयार करिए एक सुपर सोल्जर्स की फौज। अब हाइड्रा आर्मी सच में बन पाई थी कि नहीं बन पाई थी, ये तो देखिए एक अब मिस्ट्री का क्वेश्चन है, राइट। इट्स कंसेप्ट ऑफ मिस्ट्री राइट नाउ, वी डोंट नो वेदर बनी थी कि नहीं बनी थी, हम घंटा कुछ नहीं जानते यार इस बारे में, राइट। लेकिन हाँ, अफवाहें मार्केट में वही है, हवा से तेज फैलती है ना। तो उसी तरीके से सुप्रीमेसी, राइट, सुप्रीमेसी ऑफ मिलिट्री, ये दोनों ही बात करते हैं, चाहे वो इटली के मुसोलिनी हो, चाहे वो जर्मनी के नाजी हो, राइट। अंडरस्टूड। सो ये पूरी दास्तान है नाजिज्म और फासिज्म की, ठीक। सो क्या है, किस तरफ, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, नथिंग above national interest, and now quoting here Machiavelli again, okay, simple शब्दों में Machiavelli again क्या बोला उसने, that nothing should be above national interest as well, follow socialism, follow communism, whatever you want, but yes, remember, make it supreme, okay, remember that you have to make it supreme as a prince, जिसको Plato, Aristotle, सोक्रेट्स, ये लोग किंग कहा करते थे। मैकियावेली ने थोड़ा सा एक स्वीटनर टर्म यूज किया, ओके, दैट इज नॉट द प्रिंस, सॉरी, नॉट द किंग बट द प्रिंस,
राइट? ओके, सो ये है नाजिज्म और फासिज्म की कहानी। ओके, सो आगे चलते हैं। अब इसमें एक जो टर्म हमने डिस्कस किया था यहां पे क्या है, नेशनलिज्म। अब आती है कहानी नेशनलिज्म की, जो कि हमने डिस्कस भी किया था लास्ट, दैट इज शोइंग एक्सट्रीम लॉयल्टी टुवर्ड्स योर नेशन। और अब आती है कहानी यहां पर किसकी, सिटीजनशिप की। ओके, नाउ कम्स द थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। देखो, सिटीजनशिप वर्ल्ड वाइड दो तरीके की होती है, मतलब डुअल सिटीजनशिप और सिंगल सिटीजनशिप। ओके, सिटीजनशिप जो है इसके दो डायमेंशंस हो सकते हैं। एक होता है डुअल सिटीजनशिप और फिर आता है सिंगल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप क्या होता है? ओके, अगर हम बात करें इसको प्रॉपरली, ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट डुअल सिटीजनशिप, ओके, सो डुअल सिटीजनशिप एज इन यहां पर आपके पास दो होते हैं। एक, आप नेशन या कंट्री के भी सिटीजन होते हो, और साथ ही साथ जिस स्टेट में भी आप रह रहे हो वहां पर भी आपकी सिटीजनशिप होती है। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसे कि आप अमेरिकन सिटीजन तो हैं ही अगर आप वहां पर हैं, ओके, सो आपको अमेरिकन सिटीजन तो कहा ही जाएगा। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल यूएसए के 50 में से किसी एक स्टेट के आप निवासी हैं, फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया, ओके, सो यू विल बी आल्सो गिवन द सिटीजनशिप ऑफ कैलिफोर्निया, यू विल बी आल्सो कंसीडर्ड एज सिटीजन ऑफ कैलिफोर्निया। ओके, तो डुअल सिटीजनशिप होगी आपके पास। ओके, यू वुड बी सिटीजन ऑफ अमेरिका एज वेल एज सिटीजन ऑफ कैलिफोर्निया। बट अब हम बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप, जैसे कि हमारा प्यारा भारत, इंडिया, दैट इज भारत। ओके, इसमें देखो क्या लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, व्हाट इज दैट, इंडिया, that is Bharat, India, that is Bharat, shall be the union of states। क्या लिखा गया है, India, that is Bharat, shall be the union of states। ओके, यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब कि अलग अलग स्टेट्स को मिलाकर हमने अपना एक नेशन तैयार किया है। ऑब्वियसली ऑल क्रेडिट गोज टू द आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 565 प्रिंसली स्टेट्स में जब वो टहले घूमे और सबको कन्विंस किया कि लेट्स क्रिएट अ यूनिफाइड, सेंट्रलाइज्ड, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, सॉवरेन इंडिया that shall be also be known in the globe as the unity in diversity, the nation with utmost quantity and quality of diversity, with multiple ethnicity, caste, color, creed, race, religions, all living all together, all at once under one blanket of nation known as India, that is Bharat, right? So ये कहानी है India, that is Bharat, that is this that shall be the union of states। उसके अंदर क्या बताया गया, हमने आगे क्या बोला, we follow single citizenship, that is we are only and only the citizens of India। आप कौन से स्टेट से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन से जोन से, कौन से बेल्ट से, कहां से आते हैं, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। सिंपल शब्दों में आधा घंटा फर्क नहीं पड़ता। नो वन केयर्स what we are the citizens of India, that's it। हम इसके अलावा, इससे ज्यादा, इससे कम, इससे ऊपर, इससे नीचे हम कुछ भी नहीं। ओके, राइट, सो दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजनशिप इज। दो तरीके के होते हैं, ओके, एक होता है डुअल, एक होता है सिंगल। हम किसे फॉलो करते हैं, सिंगल सिटीजन। अब सिटीजनशिप एक्वायर करने के तरीके हैं, ओके, हाउ टू एक्वायर सिटीजनशिप, हाउ टू एक्वायर। तो एक तो सिंपली होता है बाय बर्थ,
कि मैं जहां पैदा हुआ हूं, मेरे मां बाप जहां के हैं, ठीक है, मैं बाय डिफॉल्ट वहीं का सिटीजन। ओके, इसको बाय बर्थ को हम एक नाम से और समझ सकते हैं, दैट इज बाय नेचर या बाय नेचुरलाइजेशन, या फिर इसको एक्वायर करने के दूसरे रूट्स होते हैं। ओके, और हर कंट्री के अपने लॉज हैं, जैसे अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप लेनी है, राइट, सो 7 years कंटिन्यूअसली बिना बाहर गए आपको इंडिया के किसी भी, ओके, इंडिया के किसी भी एनी सिटी या स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, वॉटएवर, कहीं पर भी रुकना होगा, एंड एनी वन ऑफ द ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेज आनी चाहिए। ओके, एनी वन ऑफ द ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेजेस। तो कितनी ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेजेस है हमारे पास? 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारे पास। तो उन 22 में से कोई सी भी एक लैंग्वेज अगर मुझे आती है तो मैं इंडियन सिटीजनशिप ले सकता हूं, लेकिन एक कंडीशन। ओके, मुझे इंडियन सिटीजनशिप लेने से पहले, ओके, इफ आई एम एक्वायरिंग द इंडियन सिटीजनशिप, मुझे जो मेरी एग्जिस्टिंग सिटीजनशिप है उसे रिनाउंस करना होगा। रिनाउंस करने का मतलब होगा कि मुझे उसे छोड़ना होगा, लीव करना होगा। मैं एक बार में 2 कंट्रीज का सिटीजन नहीं बन के रह सकता, और ये ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं, राइट, जनरली ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं, दैट देयर कुड बी सिटीजनशिप of only one country, only one country, that's it. okay, मैं मल्टीपल कंट्रीज का सिटीजनशिप नहीं ले सकता। लेट्स से अगर मैं इंडिया का सिटीजनशिप लेना चाहता हूं, मैं अगर कोई एक फॉरेनर हूं जो मैं इंडिया में नहीं रहता हूं, लेकिन मैं लेना चाहता हूं सिटीजनशिप, तो सबसे पहला प्रोविजन क्या होगा? मेरी जो भी प्रेजेंट कंट्री है, ओके, मुझे उसकी सिटीजनशिप रिनाउंस करनी होगी, उससे छोड़नी होगी। ठीक, तो ये पूरी दास्तान है सिटीजनशिप को लेकर। और अब इसको जो है कनेक्ट करके देखते हैं कि हमने क्यों सिटीजनशिप के साथ हमने यहां पे नेशनलिज्म या फिर उसके साथ हमने फासिज्म या फिर उसके साथ हमने नाजिज्म को जोड़ा था। ओके, व्हाई? व्हाट वाज द रीजन? रीजन वाज कि एक सिटीजनशिप लेने के बाद, सिंगल शब्दों में ना, अगर यहां पे शिप हटा दें हम, ओके, हम यहां पे सिर्फ रखें वर्ड सिटीजन। एक सिटीजन का लॉयल होना, ओके, इसका अपनी कंट्री के तरफ लॉयल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी उस कंट्री को आप देखोगे कि कंट्री ग्रो भी करेगी और साथ ही साथ डेवलप भी करेगी, अगर उस कंट्री के सिटीजन्स उसके लॉयल हैं तो। और लॉयल्टी के साथ साथ उनका अवेयरनेस भी जरूरी है। लॉयल्टी के साथ साथ उनकी अवेयरनेस भी जरूरी है। लाइक फॉर एग्जांपल, इसमें तो हम, चलो लॉयल्टी तो मैं कहता हूं 150 करोड़ इंडियंस हैं, तो उसमें से 100 करोड़ इंडियंस तो लॉयल हैं, है ना। कुछ होंगे 40-50 करोड़ जो शायद बेवजह के हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, राइट। तो मैं कहता हूं चलो 150 करोड़ में से, 150 करोड़ तो खैर एग्जैक्ट नहीं है, जो रफ सेंसस है अभी हमारे पास वो बताता है कि हम करीब करीब 145 करोड़ हैं। ये रफ सेंसस है जो हमें बताता है, राइट। तो मैं कहता हूं चलो 150 करोड़ नहीं है हम, ठीक है, 145 करोड़ है। 145 करोड़ में 45 करोड़ जो है देशभक्त नहीं है, ठीक, इनका जो है तन यहाँ, लेकिन मन शायद बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पैलेस्टीन, पता नहीं यहाँ वहां कहीं रहता होगा, आई डोंट नो, राइट। लेकिन हाँ 100 करोड़ कुछ ऐसे होंगे जो हैं एक्चुअली, जो प्रॉपर ओरिजिनल वाले देशभक्त हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है ना
कि बहुत बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन हमारा, खासतौर पे हमारी जो यंग जनरेशन है, इसका दिमाग भ्रष्ट होता जा रहा है, बहुत करप्शन आ रहा है दिमाग में, फिल्थ भरता जा रहा है दिमाग में। और ये फिल्थ कहीं और से नहीं भर रहा है, ये यही हमारा ये जो सो कॉल्ड ट्विटर, फॉर्मरली ट्विटर नाउ एक्स, या हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये भर रहा है। ये हमें पूरी तरीके से फैंटेसी वर्ल्ड में जीने के लिए बोल रहा है कि देखो आपको फॉलोअर्स चाहिए, और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आजकल ना सबसे बेस्ट तरीका है कपड़े कम गालियां ज्यादा, फॉलोअर्स रातों रात, 10 के 100, 100 के 1000, 1000 के 10,000, 10,000 के लाख, लाख से 10 लाख, 10 लाख से करोड़ भी पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे आप अपने कपड़े कम करते जाएंगे, गालियां बढ़ाते जाएंगे, एब्सर्डिटी, ऑब्ससिनिटी, उसमें जो है इलिसिट चीजें आप दिखाते जाएंगे, फॉलोअर्स वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे, लेकिन इज्जत नहीं मिलेगी। लोग आपको देखेंगे अभी भी एक घटिया नजर से ही, ना डिजिटल वर्ल्ड में इज्जत मिलेगी ना रियल वर्ल्ड में, वो तो देखो एकदम क्लियर बट ऑब्वियस सी बात है। बट एक वो कहानी ओके जो हम सबको समझनी है कि चलो कपड़े कम गालियां ज्यादा है कि नहीं है वो बात की बात है, लेकिन एक चीज है जो समझना है, और वो ये है कि हमारा पूरा फोकस इस वक्त उधर ही है। ये अवेयरनेस वाला कॉन्सेप्ट तो हम भूल ही चुके हैं। ये जो अवेयरनेस वाला कॉन्सेप्ट है, ये तो हमारे यहां आज के डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैं बड़ा शुक्रगुजार रहता हूं उन लोगों का, वो जो माइक और कैमरा लेकर सड़कों पर चलते हैं और लोगों से पूछते हैं एक जनरल सवाल। अभी थोड़ी देर पहले आई वॉज वॉचिंग दोज रील्स ओनली, राइट? सो उसमें देयर वॉज अ वीडियो ब्लॉगर who went and asked a girl that how much should a guy earn to date you? And now she started objectifying herself. That my dress is some 20,000, my nails are some 10,000, my purse is like 15,000. Every 2 to 3 months I have to go on a foreign trip, this and that, etc. etc. So at least मेरे वाले बंदे को 30 lakhs तो कमाना पड़ेगा, even 30 lakhs is less, but उतने में मैं एडजस्ट कर लूंगी। हम बात कर रहे हैं एक तरफ वुमेन एम्पावरमेंट की, हम बात कर रहे हैं एक तरफ वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर वुमेन, ओके, सो दैट नेशन डेवलप्स एट अ होल, राइट? हम उनकी बात कर रहे हैं, और एक तरफ है हमारी ही बहन बेटियां हैं, ठीक है, जो अपने आप को ही ऑब्जेक्टिफाई करने पर तुली। अगर बेटियां ये कर रही हैं तो बेटों की भी हालत बहुत कम नहीं है। बेटों से भी पूछो कि बेटा बताओ 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया ने कौन से साल में जीता था, तो बता रहे आई डोंट नो मच बट या आई थिंक 1993, राइट? आई डोंट नो मच बट या आई थिंक इट वाज 1993। या फिर और वाहियात बातें बोलने लगते हैं। पूछ लो कि बेटा कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट कहां चल रहा है? अच्छा कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट वो पुणे नहीं, वो डीवाई पाटिल स्टेडियम में चला रहे, क्या बेहतरीन, बढ़िया, ठीक है। अभी पूछो इनसे कि अच्छा आपको पता है शहीदी दिवस, शहीदी वीक कब मनाया जाता है? वो शायद है 20 नवंबर, 15 दिसंबर, कुछ तो भी है, आई डोंट नो। इनसे पूछो महाकुंभ कहां हो रहा है? महाकुंभ आई डोंट नो, मे बी। एक ने तो बहुत बढ़िया जवाब दिया, महाकुंभ आई थिंक वो अफगानिस्तान में हो रहा है, कि उधर अफगानी सुन लेंगे ना, वो जीते जी इसको तो बाद में मारेंगे, पहले खुद मरेंगे। कि है महाकुंभ अफगानिस्तान में, इतना जल्दी बना दिया अखंड भारत, वाह क्या बात है, राइट? ओके, सो दिस इज वेयर आवर यूथ इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड, है ना? कोई अपनी बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई करने में लगा है, तो कोई अपने दिमाग को बता रहा है कि अकल बड़ी या भैंस, तो पता चलता है कि भाई भैंस बड़ी, राइट? ओके, वी आर नॉट इवन अवेयर। मामला तो और बिगड़ गया जब पूछा गया कि बताओ एक टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट का टिकट चाहिए या एक बिटकॉइन चाहिए, तो लोग भड़क गए, एक्सक्यूज मी हाउ कैन यू कंपेयर? मेरे को लगा सही बात है यार, बिटकॉइन को कैसे कंपेयर कर सकते हैं टेलर स्विफ्ट या किसी के भी कॉन्सर्ट के टिकट से? बट वहां से जवाब दूसरा आया कि एक्सक्यूज मी हाउ कैन यू कंपेयर टेलर स्विफ्ट विद एनीथिंग एल्स, शी इज द मदर, राइट? ओके, इनको बेवकूफों को पता भी नहीं है कि बिटकॉइन होता क्या है और एक बिटकॉइन की कीमत कितनी है। एक बिटकॉइन की कीमत इस वक्त इट्स अराउंड 85 लाख एंड मोर, 85 लाख प्लस है एक बिटकॉइन की कीमत प्रेजेंटली, आज की डेट में, राइट? ओके, सो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। हमारे पास लॉयल पॉपुलेशन, अच्छा चंक ऑफ पॉपुलेशन लॉयल तो जरूर है, बट अब सवाल निकल कर ये आता है कि क्या हमारे पास
अच्छा चंक ऑफ पॉपुलेशन अवेयर है? तो सॉरी, नहीं है। और जैसे जैसे ऐसा था ना कि यार नई जनरेशन आएगी हमारी, तो वो ज्यादा एडवांस्ड होंगे, ज्यादा डेवलप होंगे, ज्यादा मॉडर्न होंगे। एडवांसमेंट और मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हमें सिर्फ वही कपड़े छोटे और गालियां ज्यादा आने लग गई हैं, लेकिन नॉलेज और एग्जेजरेशन, एनहांसमेंट एंड असेसमेंट ऑफ नॉलेज तो हमारा नील, 0/सन्नाटा, शून्य। राइट। हमारा आज की डेट में जो आईक्यू है वो रूम टेम्परेचर से भी नीचे गिरता जा रहा है। और ऐसे में हमें पता चलता है कि हम आजाद तो हो गए लेकिन गुलाम आज भी। देखो, अपने आप में बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, राइट, कि आजाद तो हो गए हैं लेकिन गुलाम जनाब हम आज भी हैं। राइट, ओके। सो सिटीजनशिप फोकसेस ऑन वेयर, नॉट जस्ट द नंबर्स, not just the quantity, quality as well. That the citizens of a nation, they should be aspiring always towards the best, towards the achievement of the best. Yes, establishment of utopia is not possible. Utopia as in a state. Utopia को एक ऐसी जगह बताई गई है जहां पर सब कुछ परफेक्ट होता है। सिंपल शब्दों में स्वर्ग, हेवन, जन्नत, जहां किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं होता, सब सुख है, ठीक, सब सुखी हैं, सब शांति से जी रहे हैं, भाईचारा है, फ्रेटर्निटी और हार्मनी मतलब है वहां पर, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रीडम है, जस्टिस है, सब कुछ है, और किसी के साथ भी कहीं पर भी कुछ भी गलत नहीं होता। राइट। तो उस जगह को एक एक्सट्रीम वेलफेयर स्टेट, उस जगह को नाम दिया गया है, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी से नाम निकल कर आया है, दैट इज यूटोपिया, UTOPIA। क्या नाम दिया गया था उसको? यूटोपिया। पॉइंट ये है कि यूटोपिया तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना। यूटोपिया एक बहुत ही ज्यादा काल्पनिक और एक बहुत ही ज्यादा एग्जेजरेटेड टर्म है, दैट देयर इज अ प्लेस वेयर नथिंग इज रॉन्ग। तो ये तो चलो नहीं हो सकता है ना, तो इसके बारे में बात ही क्या करना, इसको मिटा ही दो, है ना। ये चीजें देखकर और बुरा ही लगता है कि कोई कुछ कह रहा था बनाने के लिए, लेकिन हम बना भी नहीं पाएंगे। और पता है प्रॉब्लम, हम जैसे जैसे धीमे धीमे एडवांस होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे हम और हमारी सोच ऑर्थोडॉक्स और स्टीरियोटाइप होती जा रही है ना। वी आर एडवांसिंग विथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मे बी, बट वी आर नॉट एडवांसिंग विथ द साइंटिफिक टेम्पर दैट इज बैडली नीडेड, एंड दैट टू इन द माइंड्स ऑफ द यूथ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम he wrote a very fantastic book, नाम था इग्नाइटेड माइंड्स, जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से यूथ के माइंड का इग्निशन, उसका इन्विगोरेसी, उसका एक्टिविटी, उसका हाइपर एक्टिव रहना कितना जरूरी है, कितना ज्यादा जरूरी है। ओके, सो घूम फिर के कहानी वहीं आती है, सिटीजनशिप इट शुड बी देयर, बट अ लॉयल सिटीजनशिप शुड बी देयर। हमारे यहां प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब कलाम साहब की डेथ हुई 2015, October 2015, we lost the gem, the most loyal Indian ever, the most loyal Indian ever। मैं हमेशा जब भी मैंने नाम लिया इनका यही बोला है कि इनसे ज्यादा इंडियन पूरे इतिहास में और मौजूदा समय में, मौजूदा वक्त में कभी कोई नहीं रहा है। He was most Indian, his Indianness was most among any other name। किसी भी घर, खानदान, परिवार, किसी भी सल्तनत से आता हुआ कोई भी इंसान का नाम आप ले लीजिए, APJ अब्दुल कलाम से ज्यादा बेटर इंडियन दूसरा नहीं है इंडिया में, दूसरा नहीं था इंडिया में। जब इनकी डेथ हुई तो इनके जो है, जो इनका जो जनाजा जो जा रहा था, इनके जनाजे पे मुश्किल से कुछ 150 लोग होंगे, मतलब गिनती के कुछ लोग होंगे। लेकिन आज भी अगर कोई एक टेररिस्ट मारा जाता है, टेररिस्ट, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, ये भी नहीं कि उसके ऊपर एलिगेशंस थे ना, एलिगेशंस वाले को तो मैं भी कहता हूं कि अरे यार ठीक है, चलो देख लो क्या सही है क्या गलत, मैं क्या, कोई भी कहेगा। प्रूवन टेररिस्ट, प्रूवन माफिया, प्रूवन क्रिमिनल्स जब ये मारे जाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कुत्ते की मौत मारे जाते हैं, तो इनके जनाजे पे हजारों लाखों की भीड़ पता नहीं कहां से चली आती है, पता नहीं कहां से।
S.A. बाशा, अगर आप गूगल करके देखेंगे ये नाम तो आपको पता चलेगा। ही वॉज द मास्टर माइंड ऑफ कर्नाटका या तमिलनाडु में कहीं ट्रेन में ब्लास्ट हुए थे। आई एम नॉट सो श्योर द स्टेट, आई मे बी रॉन्ग विद द नेम ऑफ द स्टेट, बट प्रोबेबली इट वाज कर्नाटका या तमिलनाडु में से किसी एक स्टेट की बात है। वहां पर बैक टू बैक ट्रेन में ब्लास्ट हुए और वो ब्लास्ट में सैकड़ों लोग मारे गए, कईयों ने अपनी जान गंवाई, कईयों ने जो है अपनी जिंदगी बर्बाद करवा ली उस बॉम्ब ब्लास्ट में। उस जैसे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के जनाजे में, उसको जनाजा भी बोलना तो बड़ा घटिया लगता है, लेकिन चलो जनाजा तो जनाजा है, छोड़ो जाने दो। उसके जनाजे में पता नहीं कहां से हजारों नहीं लाखों की भीड़ उमड़ आई थी। जब मोहम्मद अजमल आमिर कसाब 26/11 अटैक्स का 10 में से वो एक जो जिंदा पकड़ा गया था, 9 तो मारे गए, 9 को तो जिंदा नहीं पकड़ा हमने, लेकिन एक को जिंदा पकड़ा था जब 26 नवंबर 2008 को मुंबई के नरीमन हाउस, कामा हॉस्पिटल, ताज होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, उसके बाद से एक टैक्सी, लियोपोल्ड कैफे, इन सब जगहों पर जब गोलियां बरसा रहे थे ये सारे के सारे 10 जाहिल 20-21 साल के पाकिस्तानी लड़के, तो 10 में से 9 को तो मार गिराया था, लेकिन एक को जिंदा पकड़ा था, जिसमें से एक जिसका नाम था कसाब। जब उस कसाब को फांसी की सजा दी गई, जब उसकी फांसी हुई, तो उसके जनाजे पे भी न जाने क्यों और कैसे हिंदुस्तानी थे सारे के सारे, मतलब एटलीस्ट सिटीजनशिप तो हिंदुस्तानी ले रखी थी। ये बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पहुंच गए थे कसाब के जनाजे पर। अतीक अहमद जो कि एक डेजिग्नेटेड माफिया और जिसके लिंक्स न जाने कौन कौन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रहे होंगे, ठीक, उसके जनाजे पर हजारों लाखों लोग उमड़ आए। मुख्तार अंसारी, another designated mafia and could be also having some links with the international terrorist organizations, उसके जनाजे पर हजारों लाखों लोग उमड़ आए। राइट, कौन है ये? और वही वाला सवाल है, कहां से आते हैं और इनके अंदर इतना गट्स कैसे होता है कि आप जा रहे हैं खुद को बदनाम करके, एक आतंकवादी, एक माफिया के जनाजे पर जाते कुछ बेवकूफ हैं, बदनाम करोड़ों हो जाते हैं। और यूं कहो तो इंटरनेशनल मीडिया जब ये चीज देखती है ना, तो वो ये नहीं बताती है कि कुछ हजार, कुछ लाख इंडियंस पहुंचे थे एक टेररिस्ट और माफिया के जनाजे पर। वो बताते हैं कि सी हाउ इलिटरेट, हाउ baseless thought process the Indians they do keep, that they go on the last rites of a person who has killed them, their fellow countrymen only, and then the world laughs on us. हम कितना भी बोलते रहे विश्व गुरु, विश्व मित्र, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा, यही होगा, है ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है कि मुसलमान मर रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए फलस्तीन में मुसलमान मर रहा है कि हिंदू मर रहा है, क्या कर लूं मैं। मुझे कश्मीर संभालना है, मुझे कन्याकुमारी संभालना है, कश्मीर से तमिलनाडु संभालना है, इंदिरा कोल से लेकर इंदिरा पॉइंट संभालना है, मुझे लक्षद्वीप से लेकर अंडमान संभालना है, मुझे गुजरात राजस्थान से लेकर अरुणाचल नागालैंड संभालना है, मुझे असम मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम देखना, राइट, मुझे वेस्ट बंगाल देखना है, यूपी बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश हरियाणा पंजाब देखना है, मुझे हिमाचल उत्तराखंड देखना है, मुझे कर्नाटका केरला देखना है, तमिलनाडु देखना है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना देखना है, मेरे जो यूनियन टेरिटरीज हैं मुझे उनको नजर में रखना है। मैं क्या करूं यार फलस्तीन के बारे में बात करके, और क्यों बात करूं। जरा सोचिए हमारे पार्लियामेंटेरियंस कितने बेहतरीन होते हैं, जैसा कि हमने जो है लास्ट सेशन में डिस्कस भी किया था कि ये पार्लियामेंट में खड़े होके इंडियन गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज को इंडिया बुलाए, उनको घर दिलाए, उनको खाना पीना कराए, उनको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कराए, पढ़ाए लिखाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। और वही पार्लियामेंटेरियन, ठीक, जब उसको पता चलता है कि कुछ इंडियंस को अमेरिका वापस भेज रहा है, तो वो पार्लियामेंट में खड़े होकर चिल्लाने लगता है कि अरे वो इंडियंस वापस आ जाएंगे, वो इंडियंस हैं और वो इंडिया वापस आ रहे, कह रहे कितना खर्चा बढ़ जाएगा। तेरे पापा को थोड़ी देना है उनका खर्चा, है ना, राइट। सो देखो ये कहानी है लॉयल्टी की। अमेरिका में अमेरिकन मिलते हैं, चाइना में चाइनीज मिलते हैं, जापान में जापानीज मिलते हैं,
राइट। पाकिस्तान में आतंक नहीं, पाकिस्तानी मिलते हैं, ठीक। अफगानिस्तान में अफगानी भी मिलते हैं और अब तालिबानी भी मिल रहे हैं साले, राइट। लेकिन इंडिया में ना इंडियंस बड़ी रेयरली मिलते हैं इंडिया के अंदर। ये तो इसीलिए ये जो है ना प्रॉब्लम सिटीजनशिप को लेकर, तो इसीलिए वहां पर टर्म ऐड किया जाता है नेशनलिज्म। इसलिए वहां पर चीजें ऐड करी जाती हैं जिसको हम कहते हैं कि चलो फासिज्म मत दिखाओ, नाजिज्म मत दिखाओ, एक्सट्रीम नेशनलिज्म की शायद जरूरत नहीं है और वो डेंजरस भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, हमें पेट्रियटिज्म और नेशनलिज्म की तो बहुत ज्यादा कोर एंगल से जरूरत है। ओके, सो ये था पूरी कहानी, पूरी दास्तान नेशनलिज्म और सिटीजनशिप को लेकर। आई होप सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, सो गाइस दिस एंड्स द टॉपिक एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो बाकी की बातें अपने अगले सेशन में मिलकर करते हैं। सी यू लेटर, गुड डे, गुड नाइट।